हेलो दोस्त, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सीए इंटर वन शॉट में रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस को रिवाइज करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है और एग्जामिनेशन में वेटेज भी 5 to 6 मार्क्स का होता है। कभी कभी सेक्शंस को न टच करके सेक्शन से पहले से ही क्वेश्चन पूछ देता है आईसीआई, और कभी कभी सेक्शन के अंदर से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो चैप्टर है वो 5 to 6 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर हम लोग इसका सेक्शन रेंज देखें तो सेक्शन 77 to 87 का रेंज होगा, और जो ई फॉर्म्स हैं वो आपको 10 ई फॉर्म्स हैं, CHG 1 to 10, CHG 1 to 10, CHG 1 to 10 चार्जेस का ई फॉर्म है, और सेक्शन रेंज है सेक्शन 77 to 87 का। तो चलिए वन शॉट में रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 16 में, सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 16 में चार्ज को डिफाइन किया गया है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज एन इंटरेस्ट और लिएन ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और ऑन बोथ includes a mortgage। चार्ज होता क्या है आप जानते होंगे बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। मान लो मैं हूं कंपनी, अब मुझे चाहिए लोन। मैं गया आईसीआईसीआई बैंक के पास, एसबीआई बैंक के पास, पीएनबी बैंक के पास, कर्नाटका बैंक के पास, कैनरा बैंक के पास, किसी के पास भी, और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 2 करोड़ का लोन चाहिए। उन्होंने कहा मिल जाएगा, लेकिन ये बताइए कि सिक्योरिटी क्या रखिएगा, गिरवी क्या रखिएगा। मैंने पूछा क्यों गिरवी क्यों रखना होगा? बोले भाई अगर आप गिरवी रखेंगे मेरे पास तब तो मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूंगा। कल अगर आप लोन का रिपेमेंट टाइमली ना कर पाओ तो मेरे पास आपका एसेट है, मैं उसको बेच के रियलाइज कर पाऊंगा, मेरा टेंशन फ्री, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैंने कहा कि बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके का चार्ज का मतलब होता है इंटरेस्ट, मतलब ये चार्ज होल्डर का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कंपनी के एसेट के ऊपर। अब तो जब तक आप लोन का रिपेमेंट नहीं करोगे, चार्ज होल्डर आपके एसेट को ललचाई नजरों से देखता रहेगा कि अगर कल ये डिफॉल्ट कर गया, कल ये कंपनी डिफॉल्टर हो गया, भाई कोई बात नहीं, उसका ये एसेट मेरा हुआ। तो चार्ज का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट और लिएन ऑन प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और ऑन बोथ। आप गिरवी क्या रखोगे? आप अपना कोई एसेट, अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना कोई अंडरटेकिंग, अपना कोई ब्रांच गिरवी रखो, या दोनों भी रख सकते हैं। एंड इंक्लूड अ मॉर्गेज, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी केवल मूवेबल नहीं होगी, मतलब चार्ज का मतलब प्लेज भी होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हम गिरवी रख सकते हैं। चार्ज का मतलब मॉर्गेज भी होगा, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिरवी रख सकते हैं। और चार्ज का मतलब बेटा हाइपोथिकेशन भी होता है, हम अपने स्टॉक के अगेंस्ट, स्टॉक इन ट्रेड के अगेंस्ट भी लोन लेते हैं। तो इसने कहा कि व्हाट इज द चार्ज? Charge in an interest or lien on property or asset of company or any of its undertaking or on both and include a mortgage। Property movable भी हो सकती है, immovable भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। अब लंदन में मेरा कोई जमीन है, मेरा कोई फ्लैट है, तो उसको भी हम मॉर्गेज करके, उसको भी गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल भी है, इमूवेबल भी है, इंडिया में भी है, आउटसाइड इंडिया भी है, मतलब अपने आउटसाइड इंडिया की किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के भी हम लोन ले सकते हैं। टाइप ऑफ चार्ज क्या है? 2 तरीके के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब बेटा, फिक्स चार्ज का मतलब क्या होगा? अगर हम अपने फिक्स्ड असेट्स को, आइडेंटिफाइबल असेट्स को, स्पेसिफिक असेट को गिरवी रखे तो उसको बोलेंगे फिक्स चार्ज। और मैंने कहा कि अगर मैं लोन ना चुका पाऊं तो उस दिन जो भी स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक जो भी मेरे पास होगा वो मैं
आपको उस समय दे दूंगा उसको बोलते हैं फ्लोटिंग असेट। फ्लोटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। उस दिन क्या होगा मेरे पास ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा, जो भी फ्री होगा वो मैं आपको दे दूंगा, ये होता है फ्लोटिंग चार्ज। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन फ्लोटिंग चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड चार्ज। मान लो मेरा चार्ज होल्डर बोल रहा है कि अगर आपकी कंपनी, मान लो कल आपकी कंपनी में कुछ बुरा होने लगा, आपकी कंपनी में आग लग गया, आपका लॉकआउट हो गया, आपके जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले गए, आपकी कंपनी में अर्थक्वेक आ गया, आपके सारे वर्कर छोड़ के चले गए, आपको ह्यूज लॉस हो गया, तो हम बोलेंगे तो ठीक है, तो अपना मेरा जितना डेटर है वो आपका हुआ, मेरा जो स्टॉक है वो आपका हुआ। तो मैंने क्या किया, एक फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में आइडेंटिफाइबल एसेट में क्रिएट कर दिया, आइडेंटिफाइबल स्पेसिफिक एसेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। When floating charge is converted into fixed charge, it is known as crystallization of charges. अब आते हैं सेक्शंस में एक एक करके, कौन सा सेक्शन क्या बोलता है। सबसे पहले सेक्शन 77 इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपने क्या किया है, चार्ज क्रिएट किया है अगर ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, ये वो डेट है जिस दिन यहाँ पे चेंजेस हुआ है, इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट हुआ, चेंजेस हुए। वो डेट क्या था, 2 नवंबर 2018। इसने कहा कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है, मतलब आपने लोन लिया जिसके बदले आपने अपना एसेट गिरवी रखा, ये अगर आपने 2 नवंबर या उसके बाद ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 18 किया है, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। किसको हम एप्लीकेशन देंगे कि मेरा चार्ज रजिस्टर कर दो, आरओसी को। तो application for registration of charges by company within 30 days of creation of charge, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिन के अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिन के अंदर CHG1 या CHG9 आरओसी को जमा करेंगे। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ वहां से 30 दिन के अंदर CHG1 और या CHG9, अगर आपने लोन लिया और डिवेंचर इशू किया तो CHG9, और अदर डिवेंचर है तो CHG1 ई फॉर्म आपको जमा करना होगा आरओसी को। अगर पहले 30 दिन में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट 30 डेज में अप्लाई करना, लेकिन नेक्स्ट 30 डेज में आपको देना पड़ेगा बेटा एडिशनल फी। फर्स्ट 30 डेज नॉर्मल फी में रजिस्टर हो जाएगा, नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी देना होगा, और नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज में आपको चार्ज रजिस्टर करना होगा विद एड वैलोरम फी। एड वैलोरम मतलब एज पर द वैल्यू, एड वैलोरम मतलब एज पर द वैल्यू। जितना ज्यादा लोन लिया होगा, जितना बड़ा असेट गिरवी रखा होगा चार्ज, उसके अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है। तो क्या बोला कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है 2 नवंबर या ऑनवर्ड, तो आपको एप्लीकेशन देना होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के लिए आरओसी को, आइदर CHG1 और CHG9 फॉर्म में 30 दिन के अंदर, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ विथ नॉर्मल फी। नहीं तो नेक्स्ट 30 डेज में आपको एडिशनल फी के साथ चार्ज रजिस्टर कराना होगा, और नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज में एड वैलोरम फी के साथ। 30 days, 30 days, 60 days. 30 days normal fee, next 30 days additional fee, next 60 days ad valorem fee के साथ आपको चार्ज रजिस्टर कराना होगा। सेक्शन 78 क्या बोल रहा है बेटा कि कंपनी जो है उसने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, तो क्या चार्ज किसी के पास जा सकता है क्या चार्ज रजिस्टर कराने? आंसर इज यस। सेम फॉर्म CHG1 या 9 लेके पहले 30 डेज तक चार्ज होल्डर वेट कर लेगा, 30 दिन बीत गए और चार्ज कंपनी ने रजिस्टर नहीं कराया, तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है चार्ज होल्डर से, बोले भाई क्या बात है, कंपनी क्यों नहीं बता रही
आरओसी को कि उसने मुझसे लोन लिया और अपना ये एसेट मेरे पास गिरवी रखा। अगर कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया तब तो मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाऊंगा, और अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है लोन का रिपेमेंट करने में तो मैं कैसे वसूलूंगा उससे? बात तो सही है। तो इसने कहा कि तो चार्ज होल्डर इफ कंपनी फेल्स विद इन 30 डेज तो चार्ज होल्डर नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी देके सेम ई फॉर्म सीएजी 1 या 9 आरओसी के पास लेके चला जाएगा, और नेक्स्ट 30 डेज में नहीं जा पाया तो नेक्स्ट 60 डेज में एड वैलोरम फी, इनको भी सेम टाइम पीरियड 30 डेज तो वेट करेंगे, नेक्स्ट 30 डेज एडिशनल फी, नहीं तो नेक्स्ट 60 डेज एड वैलोरम फी के साथ चार्ज होल्डर सीएजी 1 या 9 लेके कहां चला जाएगा बेटा? आरओसी के पास। क्या आरओसी चार्ज होल्डर के आने पे इमीडिएटली चार्ज रजिस्टर करेगा या क्रॉस वेरीफाई करेगा कंपनी से? सोच के बोलो। जैसे ही चार्ज होल्डर गया आरओसी को और बोला कि भाई चार्ज रजिस्टर कर लो, तो क्या कंपनी इमीडिएट क्या आरओसी इमीडिएटली चार्ज रजिस्टर करेगी या क्रॉस वेरीफाई करेगी कंपनी से? क्रॉस वेरीफाई करेगी। आरओसी ने क्या किया? सो कॉज नोटिस दिया कि भाई कारण बताओ, अभी तक तुमने चार्ज रजिस्टर क्यों नहीं कराया? कंपनी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो रजिस्टर कर लेगा आरओसी 14 डेज के अंदर, जिस दिन नोटिस भिजवाया वहां से 14 डेज के अंदर 14 दिन के अंदर चार्ज रजिस्टर कर लेगा। और अगर कंपनी ने ऑब्जेक्शन उठाया, रीजन बता दिया वैलिड कि इस कारण से मैं चार्ज रजिस्टर नहीं करा पाया, तो चार्ज होल्डर के एप्लीकेशन को आरओसी रिजेक्ट कर देंगी। और अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया तो आरओसी जो है इनको इशू करेगा CHG2 फॉर्म। CHG2 क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ध्यान रखना, जब जब कंपनी जाएगी आरओसी के पास तो वो एप्लीकेशन होगा, और जब जब आरओसी कंपनी को इशू करेगा तो वो सर्टिफिकेट होगा। तो अभी तक 3 ई फॉर्म्स आ चुके हैं। कंपनी CHG1 या CHG9 लेके रजिस्टर कराने जाएगी 4। CHG9 डिवेंचर के लिए और CHG1 अदर देन डिवेंचर का फॉर्म होता है। और जब आरओसी सेटिस्फाई हो गया कि अच्छा कंपनी ने जो है कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कंपनी ने लोन लिया, चार्ज क्रिएट किया, चार्ज होल्डर आया है, बात तो सही है, तो 14 दिन के अंदर रजिस्टर कर लेगा और कंपनी को और क्या इश्यू कर देगा? CHG2 सर्टिफिकेट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या परिणाम होगा? ये आईसीआई में 5 मार्क्स के लिए बहुत बार, एक बार नहीं, आप अटेम्प्ट में देखिए बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज नहीं रजिस्टर हुआ तो परिणाम बताओ। सारे बच्चे ये पढ़ेंगे परिणाम 1 2 3 4। आप एक बार खुद से रीड करें, एक बार हम याद करा देते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस होगा बेटा? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज? अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो परिणाम बताइए। पहला परिणाम, चार्ज वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्टर किया ही नहीं तो इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, उसको कल लॉ में इन्फोर्स कराया ही नहीं जा सकता। पहला परिणाम चार्ज वॉइड हो जाएगा। दूसरा, चार्ज होल्डर कैसा क्रेडिटर हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्योंकि चार्ज रजिस्टर हुआ ही नहीं तो आरओसी को आपने बताया ही नहीं कि क्या असेट गिरवी रखे हैं, तो वो तो जो चार्ज होल्डर है जिसने मुझे बेचारा लोन दिया, क्रेडिटर है, वो क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तीसरा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है लोन का कि मैंने लोन लिया वो तो चुकाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन रिमेन्स वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट जो लोन का एग्रीमेंट बना है कि मैंने आपसे इतना लोन लिया वो तो वैलिड होगा। और फोर्थ,
अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो कंपनी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को 50,000 का जुर्माना प्लस सेक्शन 4, अगर वो जानबूझ के ये काम किए, जानबूझ के चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ तो 50,000 का जुर्माना ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को प्लस सेक्शन 447 में उनके ऊपर फ्रॉड का केस भी होगा। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज? फेवरेट क्वेश्चन है, आईसीए में बहुत बार पूछा गया है। आप मुझे जहां पे भी हैं, जहां से भी आप क्लास देख रहे हैं, एक बार आप उसको जो है लाउड होके बोलें, वहीं से लाउड होके पढ़ें और मुझे बताएं व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। पहला, चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? वॉइड। चार्ज होल्डर क्या हो जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन जो लोन एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा क्या? आंसर इज यस। और कंपनी के ऊपर कितना का जुर्माना? 5 लाख। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को कितना? 50,000 प्लस अगर जानबूझ के ये किया गया है तो 447 में फ्रॉड का केस होगा। एग्जैक्टली ये जो पनिशमेंट है, एग्जैक्टली सेक्शन 86 में सेम बात लिखी हुई है, पढ़ेंगे। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर 6, अगर आप चैप्टर 6 का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो कंपनी को 5 लाख का जुर्माना और ऑफिसर से डिफॉल्ट को 50,000 प्लस 447 में जानबूझ के हुआ है तो फ्रॉड का केस। सेक्शन 77 हो गया, सेक्शन 78 हो गया, सेक्शन 86 हो गया और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन हो गए। कभी कभी तो इंस्टीट्यूट ये पूछ देता है कि डिफरेंस बता दो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, जब आइडेंटिफाइबल एसेट, आपने लैंड रखा, बिल्डिंग रखी और लोन लिया तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। जब आप बोलते हैं कि उस दिन जो भी मेरे पास एसेट होगा वो उसमें मैं आपको दूंगा, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग, once a fixed charge is always a fixed charge, once a fixed charge is always a fixed charge, जो एक बार फिक्स है वो हमेशा फिक्स रहेगा। बट फ्लोटिंग चार्ज में बी कन्वर्टेड इनटू floating charge may be converted into fixed charge on the happening of certain contingencies, जिसको आपने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज बोला है। आइए सेक्शन 79, अगर मॉडिफिकेशन चार्जेस में किसी तरीके का चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए, मॉडिफिकेशन हो जाए तो क्या ये बात भी आपको आरओसी को बताना? बोले भाई आरओसी हमारे पड़ोसी हैं, आरओसी हमारे, आप ऐसे मानो कि जैसे हर बात हम पड़ोसी को बताते हैं, भाई मेरा बेटा का सिलेक्शन यहाँ हो गया, मेरी बेटी की शादी लग गई, मैंने देखिए जमीन खरीदी है, ये देखो मैंने गाड़ी खरीदी। जैसे आपको अपने घर के बारे में सब कुछ चाची को बताना है, वैसे ही आपको आरओसी को अपने कंपनी के बारे में सब कुछ बताना है। तो इसने क्या कहा? मॉडिफिकेशन, चेंजेस हुए हैं तो ये बात भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। प्रोसेस सेम होगा, सेक्शन 77 वाला, CAG 1 या 9 लेके जाना होगा और मॉडिफिकेशन को, चेंजेस को चाची को बताना होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% पे मैंने लोन लिया, वो बढ़ के 12% हो गया तो इसको भी चेंजेस मानेंगे। याद रखिएगा यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सेप्ट बैंक इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट में चेंज होने को, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसको मॉडिफिकेशन नहीं मानते। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होना इज द मॉडिफिकेशन, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट रेट चेंज होना इज नॉट द मॉडिफिकेशन। आगे बढ़िए, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंज हो जाए, 6 महीने में पहले पेमेंट करना था, मंथली करना पड़ रहा है, पहले क्वार्टरली करना था, अब 6 मंथ में हो गया, शेड्यूल चेंज हो गया, टेन्योर चेंज हो गया, पहले 10 साल के लिए लोन लिया था, अब 5 साल में पेमेंट करना है, पहले 5 साल के लिए लोन लिया था, अब 10 साल में पेमेंट करना है, अमाउंट पहले 1 करोड़ लिया था, बाद में बढ़ा के 1.5 करोड़ हो गया था। आरओसी जो है इशू करेगा CAG 3। यहाँ पे आरओसी आप जब आपने सेम प्रोसेस अपनाया, CAG 19 में एप्लीकेशन दिया कि भाई मेरे ये मॉडिफिकेशन चार्जेस में ये चेंजेस हो गए, मॉडिफिकेशन हो गया, तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा CAG 3। सेक्शन 80 बोलता है कि एक बार आपने जैसे ही चार्ज रजिस्टर करा लिया, ये जनता को पता चल गया, आपने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव नोटिस जब आप बच्चे थे, आपने कहा कि एक बार
आप डॉक्यूमेंट्स को आरओसी को सबमिट कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट आरओसी का ऑफिस इज द पब्लिक ऑफिस, और आपने जो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किया इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट, और हम मान लेते हैं कि जनता को, पब्लिक को इसकी जानकारी हो गई है। तो सेक्शन 80 क्या है? डिम्ड नोटिस ऑफ चार्जेस वंस रजिस्टर्ड। एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया, डिम्ड नोटिस है कि जनता को पता चल गया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सेक्शन 81 रजिस्टर ऑफ चार्जेस बाय आरओसी ऑन एमसीए वेबसाइट। एमसीए वेबसाइट पे आरओसी को रजिस्टर मेंटेन करना है चार्जेस का, कि किस कंपनी ने कितना लोन अगेंस्ट किस असेट लिया है। आगे रजिस्टर ऑफ चार्जेस, कंपनी को भी तो रजिस्टर मेंटेन करना होगा बेटा, तो कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्टर सेक्शन 85 में। आरओसी मेंटेन करेगा रजिस्टर, कंपनी आरओसी मेंटेन करेगा एमसीए के वेबसाइट पे 81 में। कंपनी मेंटेन करेगी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 85 में। कहां रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रखा जाएगा? आरओ में, रजिस्टर्ड ऑफिस। फॉर्म बोलो, किस फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करेंगे? सीएचजी 7। कौन मेंटेन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर, जिसको बोला गया होगा। क्या ये जो रजिस्टर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो आप रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन कर रहे हो, कब गिरवी रखा गया, किसके अगेंस्ट गिरवी रखा गया, कब सेटिस्फैक्शन हुआ, कब लोन चुकाया, कब चार्ज फ्री हुआ, ये कितने साल तक प्रिजर्व होगा? ध्यान से, परमानेंटली प्रिजर्व। और जो लोन एग्रीमेंट था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज था, वो कितने दिन तक? 8 साल। कब से? आफ्टर सेटिस्फैक्शन, जिस दिन लोन चुका दिए, असेट फ्री हो गया, वहां से 8 साल तक लोन एग्रीमेंट रखना है और रजिस्टर परमानेंट रखना है। इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कब? बिजनेस आवर में। सेक्शन 82 जब मैंने लोन लिया, असेट गिरवी रखा, तो मैंने बताया ना आरओसी को रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, तो जब मैं लोन का रीपेमेंट कर दूंगा, असेट उनके पास से छुड़ा लूंगा, तो क्या ये बात, जब मैंने लोन लिया चार्ज होल्डर से, क्रेडिटर से, गिरवी रखा अपना असेट, तो बताया ना चाची को, आरओसी को, तो जब मैं लोन का रीपेमेंट करके और वो असेट छुड़ा लूंगा, वो असेट चार्ज फ्री हो जाएगा, तो क्या ये बात मुझे चाची को बताना होगा कि नहीं? चाची मुबारक हो, असेट चार्ज फ्री हो चुका है, बिल्कुल बताना होगा। बताओ। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विदिन 30 डेज इन CHG4, किस फॉर्म में बताएंगे? CHG4 में बताएंगे। 30 दिन के अंदर, जिस दिन फुल रिपेमेंट किया, उसके 30 दिन के अंदर CHG4 सबमिट करके चाची को बताएंगे, चाची बधाई हो, लोन का रिपेमेंट कर दिया, असेट छुड़ा लिया। और विदिन 300 डेज, अगर 30 दिन में नहीं करा पाए तो 300 दिन के अंदर बताइए, एडिशनल फी देके और CHG 10 जमा कीजिए, जिसमें रीजन बताइए डिले का, कि क्यों डिले हुआ। सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कराना है पेमेंट करने के 30 दिन के अंदर CHG4 में, नहीं तो 300 दिन के अंदर एडिशनल फी देके आप करा सकते हैं रजिस्टर, और CHG4 सबमिट कीजिए, जिसमें रीजन बताइए कि किस कारण से आप इतने लेट से आए, रीजन ऑफ डिले बताएं। आरओसी क्या करेगा? आरओसी सो कॉज नोटिस देगा, किसको? चार्ज होल्डर को। आरओसी क्या करेगा? सो कॉज नोटिस देगा चार्ज होल्डर को। जब कंपनी ये बता रही है कि मैंने लोन का रीपेमेंट करके असेट छुड़ा लिया, तो ये बात आरओसी चार्ज होल्डर से कंफर्म करेगा कि नहीं, कि चार्ज होल्डर बताओ, कंपनी आया है और बोल रहा है कि आपको पूरा लोन रीपेमेंट कर दिया, आप बताओ उसने लोन का रीपेमेंट किया कि नहीं किया। पूछेगा कि नहीं, सो कुछ करेगा कि नहीं, क्रॉस चेक करेगा आरओसी कि नहीं? आंसर इज यस, करेगा। तो वही कर रहा है, आरओसी सो कॉज दे रहा है चार्ज होल्डर को। चार्ज होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि कंपनी ने रिपेमेंट कर दिया है लोन का। तो 30 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर क्या करेगा? रजिस्टर कर लेगा सेटिस्फैक्शन को और CHG5 इशू कर देगा। और अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो कंपनी के सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज को आरओसी रिजेक्ट कर देगा। सेक्शन 83 क्या है बेटा? सेक्शन 83 क्या है? आरओसी टू रजिस्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। अगर कंपनी ने भी नहीं बताया, चार्ज होल्डर ने भी नहीं बताया कि लोन का रिपेमेंट हो गया है, असेट चार्ज फ्री हो गया है,
तो और कहीं से अगर आरओसी को पता चल गया तो वो खुद से सुओ मोटो भी चार्ज को रजिस्टर कर सकती है और दोनों को नोटिस भिजवा देगी कि भाई चार्ज रजिस्टर कर लिए तुमने। अच्छा, क्यों करती होगी कंपनी? कंपनी जब लोन का रीपेमेंट कर दी, अपना असेट छुड़ा ली, फिर भी क्यों नहीं आरओसी को बताती होगी? इसलिए कि जो अनसिक्योर्ड मेरा पेमेंट करो बोल रहे हैं, तो उनको ये बोल के तो हम रोक रहे हैं ना कि भाई अभी पहले सिक्योर्ड को तो पेमेंट करें, इसलिए बदमाशी कर रही है कंपनी। सेक्शन 84 क्या है? रिसीवर का अपॉइंटमेंट करते हैं, मैनेजर का अपॉइंटमेंट करता है चार्ट होल्डर CAG6 में, ये देखने के लिए कि जो असेट गिरवी रखा गया है उनके पास, कंपनी उसका मिसयूज, कोई और यूज, बेच तो नहीं रही है, डिस्ट्रक्ट तो नहीं कर रही, कुछ और तो नहीं कर रही, कहीं और लोन रख के जो है कहीं और गिरवी रख के लोन तो नहीं रही, इसके लिए। और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, आप सेटिस्फैक्शन को 30 दिन 300 दिन के अंदर नहीं रजिस्टर करा पाए, या आपके जो रजिस्टर ऑफ चार्जेस उसमें कोई एरर है जिसको आप ठीक नहीं कर पाए, माफीनामा, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लेके जाइए CG के पास, CG8 में, और उनको बताइए कि किस कारण से डिले हुआ, और वो अगर ऑर्डर दे देते हैं तो फिर आप आरओसी को जाके बताइए कि भाई सीजे ने आपको और टाइम पीरियड एक्सटेंड करके दिया है, और फिर आप चार्ज को सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर करा लीजिए। सेक्शन 87। अगर किसी बच्चे को इसका डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हम डिटेल्ड नोट्स भी आपको दे सकते हैं। दिस इज द समरी, जिसमें कि आप क्विकली एक बार वन शॉट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको इसका समरी वगैरह, अगर आपको इसका डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा 7291010463 पे। और ये जो क्लासेस हैं आपको टॉप क्लासेस पे मिल जाएंगे। आप टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड पे अगर आप जो है मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं सितंबर अटेम्प्ट के लिए या फर्दर जनवरी के लिए, मई के लिए, तो भी आपको क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव में अवेलेबल है। और आपको जो है मुझे हाय का मैसेज करना होगा एंड रिटन नोट्स के लिए, और आपको टॉपर से क्लासेस मेरी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी, वन शॉट मिल जाएंगी, या जो भी आप डिटेल क्लासेस चाहिए वो मिल जाएंगी। जनवरी के लिए भी क्लासेस अवेलेबल हैं टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में मेरी, और आप टॉपर्स के ऐप पे जाके और वहां पे हेल्पलाइन से कांटेक्ट करके मेरी क्लासेस खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, बने रहें, पढ़ते रहें, और पूरा खेल लगने का है तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।